हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 4 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल 6 आर्टिकल मैंने लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल है पूरी एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन में किस तरह से इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आ रहे हैं। जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। सेकेंड आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे रिमूवल मोशन जो जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट पास किया जा रहा है, ये आर्टिकल उसके ऊपर है। ठीक है, जीएस पेपर 2 से रेलेवेंस रखता है। जो आर्टिकल से कनेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी विद एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ मेंशन कर दिया है, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि आप आर्टिकल जो पढ़ रहे हैं उसकी रेलेवेंस कितनी ज़्यादा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये पता चलेगा कि कभी भी आर्टिकल से कुछ नहीं आने जा रहा है। आर्टिकल के कंटेंट में एक दो पॉइंट्स का यूज़ करके आप क्वेश्चन में डाल सकते हैं। इसीलिए आपको बहुत ही लिमिटेड समय देना होगा। ऐसा नहीं कि आप 3-4 घंटा 5 घंटा केवल हर एक आर्टिकल ही छान रहे हैं, द हिंदू का या द इंडियन एक्सप्रेस का। बहुत ही लिमिटेड पढ़िए, एज पर सिलेबस पढ़िए मेन चीज़। ठीक है, अगर सिलेबस में कोई चीज़ दी गई है जुडिशरी के ऊपर, सिलेबस में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे दिया है और आर्टिकल पढ़ के आपको लग रहा है इसमें एक दो पॉइंट मैं उठा सकता हूँ अपने आंसर राइटिंग में, तभी पढ़िए, नहीं तो ज़रूरी नहीं। क्योंकि जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो ऑथर के, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, आर्टिकल कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑथर्स के ओपिनियन है। तो यूपीएससी का अपना ओपिनियन हो सकता है ना, और एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, तो आपको हर एक आर्टिकल को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर रखना है, जिससे आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट फ्रेमवर्क बना रहे कि आपको कैसे पॉइंट का यूज़ करना है अगर आ रहा है। ठीक है, फिर थर्ड आर्टिकल हमारा किस तरह से प्लास्टिक पोल्यूशन एंडोक्राइन डिसरप्टर की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ये जीएस पेपर 2 और 3 हेल्थ और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन दोनों के लिए रेलेवेंट है। फोर्थ आर्टिकल है कि जो करंट डिबेट सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड हटाने की जो मांग हुई है प्रियम्बल से, ये उसके ऊपर आर्टिकल है। फिफ्थ आर्टिकल है तमिलनाडु का जो पब्लिक हेल्थ मॉडल है वो कितना अच्छा है, उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या एक तरीके से उसका यूज़ किया जा सकता है ऑल ओवर अदर स्टेट्स में, जिससे एक बहुत अच्छी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी का फॉर्मुलेशन हो सकता है, और क्या क्या गैप्स हैं जिन गैप्स को फर्दर फुलफिल करके हेल्थ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये आर्टिकल उसके ऊपर है। जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेशनल है, रिलेशनल टू हेल्थ या रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, सिक्स्थ आर्टिकल हमारा जो लीगल टसल चल रही है स्टेट लेजिस्लेशन और सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बीच में, चल नहीं रही मतलब थी, ये आर्टिकल उसके ऊपर है। जीएस पेपर 2 सेपरेशन ऑफ पावर से, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जीएस पेपर 2020 में आया था, 12th क्वेश्चन था, जिसमें जुडिशियल लेजिस्लेशन इन एंटी एथिकल टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट एज इट इज़ आर्टिकल से कहीं ना कहीं आर्टिकल के एक दो पॉइंट को यूज़ करके आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, चलिए अब हर एक आर्टिकल के बाद या जितने भी आर्टिकल 6 लिए गए हैं उसमें से आपके लिए प्रीलिम्स की तरह प्रैक्टिस क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं। पहले मैं आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आप देख रहे हैं, आप इसको एक बार पढ़िए पॉज करके, फिर आप यहाँ एक बार पढ़िए। इस तरीके से आपको 5 से 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से कनेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, जिसको आप पढ़ेंगे, अगर आपने कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कनेक्ट हो रहे हैं और ये आर्टिकल से निकाले गए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे अभी जब आर्टिकल आप सारे समझ लेंगे तो आपको एक अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं एमसीक्यू को। ठीक है, ये ओलिव रेडली टर्टल के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये उसके ऊपर था। फिर ये पूरी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ये। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन आर्टिकल। अब मेन आर्टिकल को स्टार्ट करने से आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात की है पूरी डिस्ट्रिक्ट में, और उसके लिए उसने 471 हेक्टेयर की जो ज़मीन है उसका क्लियरेंस मांगा है। ठीक है, अब क्लियरेंस कौन देता है? अगर कोई ज़मीन एनवायरमेंटली बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है तो वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री देती है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री देती है। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में 27.88 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड आ रहा था। ठीक है, इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट ये थी। तो जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी होती, ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी किसके अंदर का हिस्सा है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का हिस्सा है। इस बार भी आपने देखा होगा 2025 में क्वेश्चन पूछे गए थे, डिपार्टमेंट पूछे गए थे। ठीक है, जैसे पूछा गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंदर, कौन सी मिनिस्ट्री में आता है?
ठीक है। तो उसी तरीके से आपको याद रखना होगा प्रीलिम्स के लिए, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। ठीक है, वो देंगे कैसे, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी गलत कर देंगे ट्राइबल दे करके। ठीक है, तो लगेगा नहीं फॉरेस्ट है ट्राइबल है तो सही हो सकता है, बट जनरली नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इन्वायरमेंटल फ्लैग्स हुए हैं। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने कहा है भाई साहब आपको ये जो ज़मीन चाहिए इसके लिए आप 13,000 पेड़ों को गिराओगे, और वो 13,000 पेड़ कहीं ना कहीं वो साइक्लोन को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, आपको पता है जो ईस्टर्न रीजन है वो साइक्लोनिक प्रोन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप ग्रीनरी हटा दोगे तो कैसे रोकथाम होगी, जो हवा चलेगी कहीं ना कहीं पेड़ रोक लेते हैं ना, या फिर अगर कोई इंटेंस रेनफॉल होती है या फिर हल्का सा सी लेवल ही बढ़ता है तो सारी चीज़ें एज अ बैरियर काम करता है ये फॉरेस्ट। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कह रही है कि भाई ये चीज़ करना गलत है, हम नहीं दे सकते हैं। प्लस इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है ओलिव रेडली टर्टल जिसे हम लोग कहते हैं, ये बहुत ही सबसे छोटा टर्टल कहा जाता है, उसकी नेस्टिंग साइट भी है वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये भी कंसर्न पैदा करता है कि अगर आप 2.3 किलोमीटर दूर पे ही आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओगे जिसमें आए दिन 200-300 प्लेन्स का अगर वो बोलते हैं ना आना जाना होगा, तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा, उससे इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इनकी नेस्टिंग साइट्स पे होगा। तो ये एक इन्वर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की तरीके से साबित हो सकता है। साथ ही साथ ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया देखा जा रहा है इसे माइग्रेटरी बर्ड का फ्लाईवे कहा जाता है। फ्लाईवे क्या होता है मैं आपको अभी समझाऊंगा। टर्टल्स के कुछ पार्ट्स जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है मैं वो भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये एरिया सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आता है, अभी आप इतना जान लीजिए। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए कि ये जो बर्ड्स का हाईवे कहा जाता है, जहाँ से बर्ड्स पास करती हैं उनका हाईवे है ये। तो ये सारी कंसर्न्स फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने कहा है किसको, उड़ीसा गवर्नमेंट को। अब इसमें और कंसर्न्स क्या क्या आ रहे हैं, कंसर्न्स आपको मैंने पहले बताया, जो ओलिव रेडली टर्टल्स है ब्रह्मगिरी कोस्ट है, ठीक है, वहाँ पे मास नेस्टिंग करते हैं ये ओलिव रेडली टर्टल्स आप देख रहे हैं। तो 345 नेट्स जो थे वो रिकॉर्ड हुए थे 2025 अकेले, 345 नेस्ट जो है रिकॉर्ड किए गए थे। और इसी के साथ कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि अगर आप इतने पास एक एयरपोर्ट बनाओगे और यहाँ पे बर्ड माइग्रेटरी बर्ड्स इतनी आती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से प्लेन उड़ा रहे हो या प्लेन का बोलते हैं ना टेक ऑफ लैंड कर रही हो, बगल में आपका बहुत सारी बर्ड्स की भी नेस्टिंग साइट है यहाँ पे। तो अगर बर्ड स्ट्राइक होगी तो इससे जो एरियल स्ट्राइक्स होती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं एरोप्लेन कभी कभी बोलते हैं ना बर्ड स्ट्राइक होने से खतरे में आ जाती हैं, तो वो चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इससे ह्यूमन डिसास्टर होने का खतरा भी इंक्रीज होता है। तो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इसमें जो आपको रिलेवेंट पॉइंट लगते हैं उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं जिससे कनेक्ट करके आप एक एक थर्ड पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि बर्ड्स से अगर बर्ड स्ट्राइक होगी तो उससे जिस तरह से गुजरात में हुआ, गुजरात में ऑल दो बर्ड स्ट्राइक नहीं थी अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर एक 100-150 बर्ड स्ट्राइक एक साथ होंगी तो हो सकता है इनवर्स इम्पैक्ट। ठीक है, अब आते हैं गवर्नमेंट का रिस्पांस और इसकी मिटिगेशन। उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब ऐसा है, ठीक है मानते हैं कि ये थोड़ा सा एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया है फॉरेस्ट का। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, ये जितना एरिया हम यूज़ करेंगे, मान लो हम ये 20 सेक्टर का एरिया ले रहे हैं तो इतने के ही मुकाबले हम कंजर्वेशन कर देंगे कहीं पे। ठीक है, मतलब पूरी प्रॉब्लम का सलूशन इन्होंने ये बताया। फिर भी जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है उसने एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कि आप अपनी राय दो, ये जो इन्होंने पूरा बना रखा है इसे लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन इसका ये है कि आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट एनवायरमेंटल गवर्नेंस की तरफ जा रही है। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन क्या है, एयरपोर्ट का बनना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन में एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री इंटरफेयर कर रही है, तो ये शो करता है कि भाई भले ही स्टेट गवर्नमेंट अपनी जहाँ काम कर रही है लेकिन फिर भी एनवायरमेंटल गवर्नेंस का एक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सेंटर की तरफ से। सो दिस इज़ प्रीटी गुड साइन कहीं ना कहीं। ठीक है, और जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस जिनकी बहुत ज़्यादा है उनको भी स्क्रूटनाइज किया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट रिजिलियंस फैक्टर्स के अंडर में। ठीक है, तो ये इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे कि कल को आज अगर ये रुक जाता है, ठीक है, अगर ये इसका अप्रूवल नहीं मिलता है, ये पुरी में जो एयरपोर्ट बनने की बात हो रही है इंटरनेशनल, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू। जब एयरपोर्ट बनेगा तो टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना एक फुटफॉल बढ़ जाएगा, और जब फुटफॉल बढ़ेगा तो उसकी वजह से यहाँ रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन उस रेवेन्यू के चक्कर में यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं वो सारे बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे रेज होते हैं।
ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छी तरीके से दिख के आ रही कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस का इंक्लूजन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़ कि इन्वायरमेंटल गवर्नेंस क्या मत, अगर कभी क्वेश्चन आ रहा है कि इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में बताइए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मतलब करंट में डेवलपमेंट किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है, तो आप वहाँ से ये एग्जांपल लाके बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने जब पुरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की बात हुई थी वहाँ पे ये बात रखी थी कि भाई साहब ये इसके इन्वर्स इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। ठीक है, आई होप यू आपको ये आर्टिकल देखिए था इतना ही, लेकिन इससे मैंने वो सारे पॉइंट्स आपके लिए निकाले और एड ऑन किए जिसको आप यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली में। ठीक है, अब देखते हैं फ्लाईवे होता क्या है। फ्लाईवे को एक सीजनल माइग्रेशन रूट कहा जाता है, बर्ड्स का हाईवे कहा जाता है। बर्ड्स जहाँ से ब्रीडिंग ग्राउंड पे आती हैं और विंटरिंग जहाँ बोलते हैं ना, जहाँ उनका मेन घर होता है वहाँ पे अगर बहुत ठंडक पड़ जाती है और उन्हें अंडे देने होते हैं तो ब्रीडिंग ग्राउंड उनका बन जाता है कहीं ना कहीं, तो वो माइग्रेट करती हैं दूसरे एरिया में जो थोड़े से गर्म हो। जब वहाँ गर्मी पड़ जाती है तो जो ठंडा वाला इलाका था तो वहाँ हल्की सी नॉर्मल जो एकदम बर्फ़ हो चुका था वो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब बेसिक सी भाषा, बहुत ही लेमन टर्म में समझिए। और ये जो रूट होता है ये कॉन्टिनेंट ओशियन बहुत लंबा कभी कभी पास होता है। ठीक है, और ये जो फ्लाईवे होता है ये एरियल हाईवे कहा जाता है। जिस तरह से आपको कार चलाने के लिए, बाइक चलाने के हाईवे चाहिए है ना, ये नहीं कि आप बोलो कि भाई फॉरेस्ट में चला दो, नहीं चला सकते हो, तो इसी तरीके से एरियल हाईवे कहा जाता है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, पहली बात तो एरियल हाईवे है तो आपको रेस्टिंग भी मिलेगी हाईवे के ऊपर ना, आप रुकोगे ना कहीं पे, तो एयर जब बर्ड्स ऐसा तो है नहीं एक बार फ्लाई की सीधा सीधा 2000 3000 4000 किलोमीटर एक बार में उड़ती चली गई, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं अभी भी। ठीक है, जैसे एमर फाल्कन की बात है, ये वन शॉट में बहुत लंबा लंबा रूट तय कर सकता है। ठीक है, तो ये जो एरियल हाईवे है एज अ रेस्टिंग साइट काम करते हैं। फीडिंग ग्राउंड भी, अब ऐसा है नहीं कि एक बार उड़ लिए तो आपको भूख ही लगेगी, भूख लगेगी ना, तो आपको खाना भी खाना होगा, तो ये बर्ड्स के लिए ये हाईवे जो होता है ये हर चीज़ प्रोवाइड करता है। तो अगर मान लो ये जो पूरी एयरपोर्ट की बात हो रही है वहाँ पे अगर ये फीडिंग ग्राउंड की तरीके से काम कर रहा होगा तो अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इनको खाना नहीं मिले, खाना नहीं मिलेगा तो ये अपना रूट चेंज करेंगी, रूट चेंज करेंगी, उससे इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सेफ पैसेज एक लंबे डिस्टेंस के लिए बनाता है क्या, एरियल हाईवे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जो बर्ड्स होती हैं स्पेसिफिक फ्लाईवे क्यों फॉलो करती हैं। आपने सोचा होगा कि भाई ऐसा क्यों नहीं है, बर्ड्स ऐसे क्यों नहीं चली जाती, ऐसे क्यों नहीं चली जाती, मतलब ये एक सिमिलर पैटर्न ही बार बार क्यों फॉलो करती हैं। ठीक है, जो हमारा एरिया आता है इंडिया का उसमें से जनरली ये सेंट्रल एशिया, देख लो सेंट्रल एशियन हाईवे है, ये हाईवे समझो अभी के लिए इसको। ठीक है, ऑल्दो इस यहाँ से बर्ड्स पास होती हैं, बर्ड्स का हाईवे है ये। फिर आप अगर ध्यान से देखोगे ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे के अंतर्गत भी इंडिया का एरिया आ रहा है, दो में कहीं ना कहीं इंडिया इंटरसेक्ट करता है। तो सवाल ये उठता है मतलब ऐसे ही क्यों जा रही हैं ये, तो ये अभी भी बहुत बड़ा एक पजल आज साइंटिस्ट के लिए बना हुआ है। जितनी भी कम्युनिटी है साइंटिफिक उन सब में सोच है कि बर्ड्स ये ऐसा पाथ ही क्यों फॉलो करती हैं। ठीक है, तो उसमें अगेन कुछ रीजंस आते हैं, इसमें कहते हैं भाई ऐसा होगा कि बर्ड्स एक कुछ सिमिलर ज्योग्राफी को फॉलो करती होंगी, जैसे नेचुरल फीचर्स होते हैं रिवर्स, कोस्ट लाइन्स, माउंटेन्स, क्योंकि उनका कोर्स कहीं ना कहीं नोटिस करो तो कोस्ट के पास से ज़्यादा गुजर रही हैं वो, है ना, मतलब कोस्ट से गुजरने का मतलब ये है कि वहाँ उनको फीडिंग ग्राउंड मिल जाता होगा, वहाँ पे खाने पीने का एक अच्छा एक माहौल मिल जाता होगा। ठीक है, प्लस विंड और थर्मल जो हवा चलती है या गर्मी होती है वो भी डिसाइड करती है कि जो बर्ड है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, तो मे बी ये एक रीज़न हो सकता है। फिर जो अगर एक बर्ड को आदत पड़ चुकी है एक फ्लाईवे की तो वहाँ पे उसे आइडिया रहता है कि यहाँ पे मुझे खाना मिलेगा, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि बर्ड एक स्पेसिफिक पाथवे ही फॉलो करती हैं, दे डोंट वांट टू चेंज। जो सोचिए अगर यहाँ से हमने यहाँ चले गए तो क्या पता खाना ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। और एक और रीज़न निकल के आता है, मे बी ऐसा हो कि बर्ड्स का जो माइग्रेशन रूट होता है वो उनके इवोल्यूशन में ही हार्डवायर हो चुका हो। जैसे हम एज अ ह्यूमन जब बचपन लेता है तो बच्चा इज़ अ वेरी रॉ मटेरियल, अगर उसको जिस तरीके से ढाल दोगे वैसा ढल जाएगा। लेकिन ये भी कहती है कुछ कम्युनिटी साइंस की कि मे बी शायद जब बर्ड्स पैदा होती हैं उनके पास बाय डिफ़ॉल्ट उनके दिमाग में ही माइग्रेशन का रूट हार्डवायर होता होगा। कैसे, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्टार्स होते हैं, मेमोरीज होती हैं, ये सब डिसाइड करते होंगे। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो आप सुनते हो मे बी वो डिसाइड करती हो। प्लस फूड एंड क्लाइमेट भी एक रीज़न हो सकता है कि बर्ड्स कोल्ड एरिया से, हाँ ये तो रीज़न है ही कि बर्ड अगर माइग्रेट कर रही हैं तो क्यों ही कर रही हैं, पहला तो फीडिंग के लिए कर रही हैं, दूसरा ब्रीडिंग के लिए कर रही हैं। ठीक है, ये दो ही रीज़न होते हैं जनरली बर्ड्स का माइग्रेशन के लिए, मेजर दो रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से माइग्रेशन होता है और क्यों
एक स्पेसिफिक पाथवे फॉलो होता है, उसमें ये प्रोबेबल रीजंस हैं जो कहे जाते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, अगर कभी आंसर्स में आपको लग रहा है। अब जो ग्लोबल मेजर फ्लाईवेज हैं उसमें ये सारे फ्लाईवेज कहे गए हैं। आप एक बार मैप को देखिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको रट्टा नहीं मारना कौन सी कंट्री से कौन सा जा रहा है। इंडिया का मेन आप देखो कि इंडिया में सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन जो आपका फ्लाईवे कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, पार्शली है, एकदम ऐसा नहीं है इंटरसेक्ट करता है ये ईस्ट एशियन वाला। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे तो एकदम एज इट इज़ इंडिया से ही पास हो रहा है, ठीक है। सवाल उठता है थ्रेट्स टू फ्लाईवे। अगेन जब थ्रेट्स टू फ्लाईवे की बात होगी तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे जो पुरी एयरपोर्ट का एग्जांपल है वो यहाँ पे दे सकते हैं। हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट, क्लाइमेट चेंज, और जो माइग्रेशन की टाइमिंग है, जब क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज मतलब एक जहाँ अगर बर्ड्स को आदत है कि भाई यहाँ पे लेट्स से कि मार्च से थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, या उनको अगर आदत है कि भाई चलो अब हमें निकलना है, दिसंबर का समय आ गया, बहुत ठंड पड़ रही है, लेकिन अगर दिसंबर तक बहुत बर्फ़ पड़ी ही नहीं तो इससे क्या होगा, बर्ड लगी ठीक है अभी तो बहुत गर्मी आए, मतलब अभी बहुत ठंड हुई ही नहीं है, बर्फ़ जमी नहीं है, तो हम क्यों माइग्रेट करें। तो उनका जो माइग्रेशन टाइम है वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। जब ये डिले होगा तो इससे जहाँ पे ये जाने वाले हैं वहाँ पे तो इकोसिस्टम होगा ना, वहाँ पे ट्रीज़ होंगे, कहीं ना कहीं पॉलिनेशन का भी तो काम करती हैं बर्ड्स, तो वो ट्रीज भी बैठे रह जाएंगे, भैया आएंगी आएंगी बर्ड्स आएंगी, हमें देंगी, हमें पॉलिनेशन होगा, फिर हमारी ग्रोथ होगी, नहीं हो पाता फिर वो, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं थ्रेट्स हैं अगर फ्लाईवे में जो दिखते हैं। पोचिंग और इलीगल ट्रेड भी एक बहुत बड़ा कंसर्न पूरे ग्लोब में निकल के आता है। कुछ ऐसी बर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन पर्पसेस में यूज़ की जाती हैं, उनका एक पोचिंग और उनका इलीगल ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मास नेस्टिंग जब होती है मतलब हज़ार की तादाद में बर्ड्स होती हैं, ठीक है। इसीलिए इंडिया में आप देखते हो वेटलैंड साइट्स जो होती हैं वहाँ पे बर्ड्स का ज़्यादा नाम होता है। फिर कोलिजन विद इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन बेस्ट, आप ऐसे जब लिखोगे आंसर में कि व्हाट आर द थ्रेट्स टू फ्लाईवे, अगर आपने लिख दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है ना वो रीज़न होता है, तो आंसर आपका बहुत एकदम नमडम लगेगा। बट द मोमेंट आपने लिखा इंफ्रास्ट्रक्चर एक कारण है जिस वजह से थ्रेट्स होता है फ्लाईवे को, जैसे जैसे ही आपने लिखा, जैसे आपका पुरी में फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने एक बात बोली, तो ये आपके आंसर को ना एकदम उठा करके एकदम अलग प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देगा। तो एग्जाम लेगा, हाँ भाई कुछ तो बंदे को पता है, ठीक है। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज़ रटी हो, बट जैसे आपने दिया तो आपकी करंट नॉलेज भी टेस्ट हो गई उसमें, ठीक है। चलो अब बात करते हैं टर्टल की। जो मैंने आपको ओलिव रिडली टर्टल बताया उसके रेफरेंस में भी थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। अगर सिर्फ आर्टिकल को पढ़ लिया तो उसका रेफरेंस क्या ही है, वो तो सिर्फ एक तरीके से मैंने फिर ओपिनियन पढ़ लिया हम लोगों ने ना किसी एक ऑथर का। इसमें थोड़ा ब्रॉड करते हैं इसको। ऑलिव रेडली टर्टल की फीचर्स देखते हैं। स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट है, सबसे ज़्यादा है पूरे सी टर्टल्स में, दुनिया में कहा जाता है। ये मास नेस्टिंग जिसे एरिबाडा कहते हैं बीचेस में, उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है, ओमनीवोरस होते हैं। और इसकी शेल अगेन ओलिव कलर की होती है, हार्ट शेप एक इनका होता है प्रॉपर, बहुत छोटे होते हैं बेसिकली, ठीक है। हैबिटेट क्या होता है, ट्रॉपिकल ओशियन, हमेशा ध्यान रखना, ट्रॉपिकल ओशियन इनका हैबिटेट होता है। ये क्वेश्चन जैसे पोलर ओशियन, तो ये कहीं ना कहीं गलत आपको ट्रैप दिया जा सकता है इस तरह से। इंडिया में जो गहीर माथा है, ठीक है, ऋषिकुल्य है, और देवी रिवर जो उड़ीसा में बेसिकली जितने भी है वहाँ पे इनकी मास नेस्टिंग जिसे अरीबाडा कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN में, ठीक है, उसमें वल्नरेबल स्टेटस है। शेड्यूल 1 में इनको रखा गया है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दैट मीन्स कि इनको आप बिल्कुल भी ना इनकी हंटिंग कर सकते हो ना इनका ट्रेड कर सकते हो, हर एक चीज़ प्रोहिबिटेड है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में डाला गया है, ठीक है। साइट्स मतलब क्या है, कन्वेंशन ऑफ प्रेट्स इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। अपेंडिक्स 1 में डालने का मतलब है कि इन स्पीशीज में ट्रेड करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप इसमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते। 3 अपेंडिक्स होते हैं, आपको मैंने लास्ट उसमें बता दिया था, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, ठीक है। सेकेंड अपेंडिक्स में क्या होता है ये एक बार आप पढ़िएगा, एक बार नेट पे सिर्फ डालिएगा, साइट्स के तीनों अपेंडिक्स 1 लाइन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2015 में इससे क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ओलिव, गैंगेटिक एंड घड़ियाल, ठीक है। ऑल्दो आंसर आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप ये जब नोटिस करोगे कि ओलिव रेडली टर्टल है तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई साहब ये जो है ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इससे कनेक्टेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, और पूछ नहीं सकता, वो पूछता है, ऐसे ही रिपीट होती हैं चीज़ें, ठीक है। जो गलत आंसर हैं उन गलत आंसर से राइट आंसर को नेक्स्ट टाइम बनाते हैं। इसीलिए अभी हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं जो प्रॉपर सीरीज़, वहाँ पर आपको दिखेगा कि कैसे गलत आंसर से, ऑप्शन से आप सही को फ्रेम कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लॉगर हेड टर्टल।
लॉगर हेड टर्टल, इनका जो मुंह होता है ना बहुत ही एकदम एकदम बहुत ही मोटा कहा जाता है, ठीक है। ऐसा जो वुडन लॉग होते हैं लकड़ी के बड़े मोटे मोटे, उनकी तरह इनका मुंह होता है। और इनके जॉस बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये जनरली हार्ड शेल और क्रैब्स पे डिपेंड होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो हैबिटेट पे ही पूछते हैं। उनकी फीडिंग स्टाइल या उनकी ईटिंग स्टाइल पे क्वेश्चन आता है। ये ऑफशोर वाटर पे जनरली पाए जाते हैं। इंडिया में बहुत रेयर होते हैं, ऐसा नहीं है ही नहीं, बट रेयर है। इनका ये स्टेटस है, इसको आपसे आपको आइडिया लग जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोरस, ओके, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ मैरीन एनिमल्स आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपारस। सोच के देखो, सम, हमेशा आपने ये तो बेसिक सुन लिया होगा कि सम जहां आता है तो वो क्वेश्चन सही होता है, बट अगेन इसको कोई आप एकदम फुल प्रूफ आप वो मत समझिए कि बस यही नियम है, जहाँ सम आया वो एकदम सही हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करते हैं जहाँ पे सम वाली चीज़ें भी गलत होती हैं, ठीक है। बट हाँ, जो कुछ टर्टल्स हैं हर्बीवोरस भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ बेसिक जो टर्टल्स हैं वो बताया मैंने आपको, जिनसे क्वेश्चन उठने के चांसेस हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस है। और इंपॉर्टेंस कैसे पता चलती है? आईयूसीएन स्टेटस से पता चलती है। अब लेदर बैक टर्टल दुनिया का सबसे बड़ा टर्टल कहा जाता है, ठीक है, लार्जेस्ट टर्टल स्पीशीज कहा जाता है। इसके शेल जो होते हैं बहुत ही, बोलते हैं ना, हार्ड नहीं होते हैं, लेदरी टाइप होते हैं, जैसे लेदर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये ओशन जो होता है उसमें बहुत ही डीप जा सकते हैं। अब आप खुद सोच के देखो यार, कितना भारी टर्टल है, समुद्र में जाएगा तो एकदम डीपेस्ट में ही जाएगा ना। लेकिन अगेन इनका बहुत अच्छी तरीके से सेफगार्ड करना ज़रूरी क्यों बन जाता है? आप सोच के देखिए, जब लेदर की बात हो रही है तो अपने आप दिमाग में आ रहा है कि जो पोचिंग्स वाले हैं उनका दिमाग ज़रूर इन पर रहता होगा ट्रेड करने के लिए, है ना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इनकी नेस्टिंग दिखती है, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस ये आपके सामने लिख दिया है। फिर आते हैं इंडियन स्टार टॉर्टोइस के ऊपर। ये इनको इंडियन स्टार टॉर्टोइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो पैटर्न होते हैं स्टार टाइप पैटर्न दिखते हैं। ये टॉर्टोइस सी में नहीं जनरली होते हैं, ये फॉरेस्ट एरिया में या जो लैंड ड्वेलिंग टॉर्टोइस इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और इनको, इनका जनरली क्या होता है, लोगों को देख के आपको लग रहा है बड़ा खूबसूरत लग रहा है तो लोग इनको बहुत ज़्यादा डोमेस्टिकेट करते हैं। एग्जाम्पल से निकल के आते हैं कि भाई साहब आप ना इनको पाल लो, तो पालने वाले केसेस बहुत निकल के आते हैं, जिसकी वजह से इनको इलीगल कहा गया है कि भाई आप इसको पेट ट्रेड में नहीं यूज़ कर सकते हैं। इनका हैबिटेट क्या होता है? ड्राई एरियाज़, जो स्क्रब फॉरेस्ट हैं तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा के, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। आपको समझ में आ रहा है? पूछ सकते हैं स्टार टॉर्टोइस जो आपका लेदर बैक टर्टल है, उन दोनों में डिफरेंस क्या? तो आपको समझ में आएगा, वो डीप ओशन में जाता है, ये थोड़ा फॉरेस्ट, तो ऐसे ही कनेक्शन होता है। ये फॉरेस्ट एरिया में ड्वेल करता है। इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो आप देखिए ये है, ठीक है। आप देखते हैं कि क्वेश्चन 2013 में आया था, कंसिडर फॉलोइंग स्टार टॉर्टोइस, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉक, स्पाइडर मंकी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। खुद सोच के देखो, स्टार टॉर्टोइस बिल्कुल, मॉनिटर लिजर्ड जिसे आप लोग मगर गो या वो कहते हो गोहटा, मतलब कई वर्ड्स होते हैं लोकल रीजन में इस चीज़ के, तो ऑब्वियसली इंडिया में पाया जाता है। पिग्मी हॉक भी इंडिया में पाया जाता है। स्पाइडर मंकी है जो इंडिया में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अगेन आपको अब वन बाय वन जब मैं सीरीज लॉन्च करूँगा वहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ आखिर ये क्यों, किस तरीके से ट्रैप दिया गया है, तो आपको उससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो कॉन्टेक्स्ट है टॉर्टोइस का, तो मैंने उससे रिलेटेड जो सवाल आया वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब ये आपका मेंस के लिए मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नियर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज फेस इंक्रीजिंग स्क्रूटनी एनालाइज विद रेफरेंस टू पुरी एयरपोर्ट। अब आप सिंपल सोच के देखो कि भाई क्यों इतनी स्क्रूटनी हो रही है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्यों, अगर स्क्रूटनी की बात आ रही है तो रीज़न सबसे पहले यही होगा कि कहीं ना कहीं इन्वर्स तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट इम्पैक्ट कर रहा होगा, तभी स्क्रूटनी आएगी। तभी जो लोकल ग्रुप्स हैं, ह्यूमन, आपके जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं, इन्वायरमेंटल राइट ग्रुप्स होते हैं, वो अपोज करेंगे उस चीज़ को। तो ये एक रीज़न बन के आता है, ठीक है। एक बार पढ़िए, फिर इसका मॉडल आंसर आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। ये जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, ठीक है। थे क्या मतलब हैं, लेकिन अभी इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है दूसरी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अभी भी हाई कोर्ट जज हैं ऑल्दो ये। तो इन्होंने घर पे अपने क्या बनाया, हल्की सी इनके घर में आग लगी थी, तो इन्होंने बुलवाया लोगों को, और जब लोगों ने उस आग को बुझाया तो वहाँ पे उनको नोट्स मिले, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में बर्न हुए नोट्स मिले। तो सबके दिमाग में उठा, भाई जज के घर में नोट्स मिले, ये कैसे हो गया? तो जो करेंसी नोट्स मिले थे उसकी वजह से इनके ऊपर केसेस स्टार्ट हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल शो किया, जिससे कोर्ट ने खुद ही बोला
जिसे हम लोग कहते हैं स्यो मोटो कॉग्नाइजेंस। कोर्ट खुद से बिना कोई आके बोले कोर्ट ने कहा भाई ऐसा है, हम 3 मेंबर की इन हाउस पैनल बना रहे हैं जो ये देखेगी पूरी तरह से कि भाई ये जज के पास ये जो नोट का चक्कर है कैसे है क्या है। ऐसा तो है नहीं कि जज ने पैसा लिया हो किसी केस को रफा दफा करने के लिए। अगर ऐसा होगा तो इंडिया की हाईएस्ट जुडिशरी में बहुत बड़ा सवाल उठेगा। तो जो 3 मेंबर कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई उसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट से कहा कि भाई साहब इनको रिमूव कर दिया जाए। मतलब ये इंडिया में पहली बार होने जा रहा है कि हाई कोर्ट के जज को रिमूव, अभी तक ऐसे केसेस नहीं हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो अब देखो ये जो मैंने आपको बताया क्यों बताया, ताकि आपको बैकग्राउंड समझ में आए कि क्या केस था पूरा पूरा। लेकिन अब इसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है पेपर रिलेटेड चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में। तो उसमें देखिए सबसे पहली चीज़ होती है कि जजेस का रिमूवल कैसे होता है। जब रिमूवल की बात होती है तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई अगर किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो सबसे पहले आपको एक मोशन पास करना होगा जो कि 100 लोकसभा मेंबर साइन करेंगे, 50 राज्यसभा मेंबर साइन करेंगे। और जब वो इंट्रोड्यूस होगा तो स्पीकर के ऊपर है वो एक्सेप्ट करे या ना करे। बट स्टिल अगर स्पीकर ने एक्सेप्ट कर दिया तो एक पार्लियामेंट्री कमिटी बनाई जाती है। ठीक है, स्पीकर या चेयरमैन के अप्रूवल के बाद। ठीक है, अब जब पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई जाएगी उस पार्लियामेंट्री कमेटी में आपके टोटल, पार्लियामेंट्री कमेटी तो अपना काम करेगी, फिर एक स्पेशल कमेटी भी बनेगी जिसमें टोटल 3 मेंबर्स होंगे। ठीक है, 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी। ये 3 मेंबर कमेटी जो बनेगी इसमें कौन कौन रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, अपार्ट फ्रॉम पार्लियामेंट्री कमेटी ये 3 मेंबर कमेटी का एक जो मेंबर होगा ये आपका होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, दूसरा मेंबर होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तीसरा मेंबर जो होगा वो होगा कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। और ये तीनों लोग क्या करेंगे, ये मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि जो 1960, ये पार्लियामेंट्री कमेटी वाला नहीं पूछेंगे, हमेशा इसी से पूछेंगे क्योंकि इस बार भी सवाल आया था। इस बार सवाल में जो पूछे थे कि अगर अवार्ड के ऊपर था कि इन सब अवार्ड्स में कौन कौन शामिल होते हैं, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये सारे एग्जांपल्स दिए गए थे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग कितने लोग मेंबर, तीसरी मेंबर कमेटी का पार्ट होते हैं। तो वहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, या फिर बोल सकते हैं कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वो हो सकते हैं। तो आपको लगेगा हाँ अगर हो रहा है किसी जज का रिमूवल तो लॉ मिनिस्टर तो होंगे ही होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को गलत किया जा सकता है। तो इतना था आपके प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में जो ज़रूरी था। अब इसमें देखते हैं गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या निकल के आया। गवर्नमेंट ने, अब देखो ये तो इन हाउस कमिटी जो थी सुप्रीम कोर्ट की उसने दी है अपनी रिपोर्ट। अब जब रिपोर्ट दी तो गवर्नमेंट भी एक्शन में आ गई। तो जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि भाई साहब हम बिल्कुल इनिशिएट कर रहे हैं इस बंदे के अगेंस्ट जो रिमूवल प्रोसीजर होता है वो रिमूव होगा। ठीक है, और ये जो कमेटी है 3 मेंबर की बनी है इसको 3 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होती है। ठीक है, तो अभी जैसे मॉनसून सेशन आने जा रहा है तो उसमें ये मोशन को पास किया जाएगा। पास करके फाइनल रिमूवल अगेन किसके पास है, जो जजेस का फाइनल रिमूवल होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, वो होता है पार्लियामेंट के हाथ में। पार्लियामेंट किससे बनी है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ठीक है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव किसी भी जज को नहीं हटा सकते हैं अपनी पोस्ट से। पार्लियामेंट के पास अल्टीमेट पावर है क्योंकि बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव बना रखा है। ऐसे नहीं है कि कोई भी आएगा पार्लियामेंट में बना देगा और रिमूव कर देगा जजेस को, ऐसे नहीं होता। अगर पार्लियामेंट के पास ही पावर होती, और ये जो आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट बनाया गया है कि आपको 3 मेंबर कमेटी ना बनाई जाती और सिंपल बोला जाता है, सिंपल 10 लोग लोकसभा के और 100 लोग लोकसभा की और 50 लोग इधर क्या है मोशन को पास करें, पास कर दें, बस रिमूव। तो ये तो तरीके से एक लॉ बना, नियम बना, उन्होंने बना के उसको पास कर दिया, हट गया। कोई भी जज हटाना होगा तो पॉलिटिकल एजेंडा हो जा। लेकिन फिर भी इसके बाद भी उन्होंने कहा 3 मेंबर कमेटी बनेगी, वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर रिपोर्ट में ये चीज़ निकल के आती है कि ये बंदा वर्थ रिमूवल है तभी रिमूवल किया जाए, क्योंकि पहले भी केसेस हुए हैं लेकिन फाइनल रिमूवल नहीं हुआ है, लेकिन हाई चांसेस हैं कि इनका रिमूवल हो जाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जस्टिस वर्मा को दिल्ली से हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया है और वहाँ पे कोई भी टास्क इनको नहीं दिया जा रहा है, ही सिंपली आस्क्ड टू स्टे ओवर देयर। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं शो करता है। ठीक है, कि अभी क्या हो रहा है कि जो जुडिशियल डिसिप्लिन है, इन हाउस ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी ऑफ हायर जुडिशरी, इस पे भी सवाल भी खड़ा करता है और कहीं ना कहीं शो भी करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से सुयो मोटो कॉग्नाइजेंस लिया कि उसके ऊपर आंच ना आए। ठीक है,
आँचना है, इस वजह से उसने एक स्टेप फर्दर लिया। लेकिन ये सामने एक और चीज़ शो करता है कि कैसे इन हाउस कमिटी जो है किस आधार पे बनाई गई, उसका भी आइडिया नहीं होता। दोनों तरीके से काम करता है कि ट्रांसपेरेंसी होना भी ज़रूरी है। फिर जो आपका एक और अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल निकल के आता है कि कभी भी जो रिमूवल मैकेनिज्म होता है बहुत ही रेयरली यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल कंसेंसस जनरली नहीं आता है। इसके पहले भी आपको एग्जांपल बताया, जब कई केसेस हुए थे जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूवल की बात हुई, लेकिन अपोजिशन पार्टी मना कर देती, कहते नहीं भाई हम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो केस है यहाँ पे अपोजिशन भी सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है हाँ वी आर रेडी, इस बंदे को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो कहीं इस वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं कि इनका रिमूवल होगा। तो ये दोनों तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को भी शो करता है, उसकी इंडिपेंडेंस को भी शो करता है, प्लस उसके ऊपर सवाल भी खड़ा करता है। दोनों चीज़ें, मतलब ये प्लस भी है और माइनस भी है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही बैलेंस तरीके से अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो एक बहुत ही बड़ा इकोलॉजिकल थ्रेट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल थ्रेट तो है ही, लेकिन इकोलॉजिकल थ्रेट के साथ साथ ये एक बायोलॉजिकल इन्वेशन भी कहा जा रहा है। सबको पता है प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इन्वर्सली इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट को, लेकिन अब ये एक बायोलॉजिकल इन्वेजन की तरीके से देखा जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स, ठीक है। अब जो माइक्रोप्लास्टिक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हम समझते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स करते क्या हैं। माइक्रोप्लास्टिक जो एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग होते हैं, अब माइक्रोप्लास्टिक क्या करते हैं, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम होता है उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। समझते हैं व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन, एंडो मतलब क्या होता है, एंडो मतलब इनसाइड, ये ग्रीक वर्ड है। क्राइन मतलब क्या होता है, सिक्रीट, मतलब ऐसे हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं उन्हें हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एक्सोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एक्सो मतलब आउटसाइड, ठीक है, क्राइन मतलब सिक्रीशन। तो ऐसे हॉर्मोन्स जो बाहर रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं बॉडी के बाहर, क्या होता है, स्वेट ग्लैंड हो गया, है ना, पसीना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो एंडोक्राइन का क्या पार्ट है, एंडोक्राइन का पार्ट है जिस तरह से आपके अंदर हार्मोन्स आपने सुने होंगे, डोपामीन, कॉर्टिसोल, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में देखा जाए टेस्टोस्टेरोन, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। तो कहा जा रहा है जो माइक्रोप्लास्टिक हैं तो जो एंडोक्राइन जो सिक्रीटिंग हार्मोन्स होते हैं उन पे इम्पैक्ट डालते हैं। उन पे इम्पैक्ट कैसे डालेंगे, तो जो ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से सिक्रीट होते हैं ये एंडोक्राइन केमिकल्स, ठीक है, तो ये उन पे इम्पैक्ट डाल देते हैं जिस वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं और उनका इन्वर्स इम्पैक्ट होता है। क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन बॉडी में अब स्टार्ट हो चुके हैं मिलना बहुत ही बड़े स्तर पे, ठीक है। इनका प्रेजेंस ब्लड में, लंग में, प्लेसेंटा में, ब्रेस्ट मिल्क में भी पाया गया है। बहुत ही स्मॉल माइक्रोन में ये प्लास्टिक्स के रेसिड्यू पाए जा रहे हैं। अब ये जो वो कौन से प्लास्टिक है पता है, ये वो प्लास्टिक्स हैं जो बहुत ही कॉमन वाटर बॉटल्स, पैकेजिंग, फूड कंटेनर्स में और सी फूड में भी जनरली हमें जो देखने को मिलते हैं ना, वो सारी चीज़ें अब हमें देखने को मिल रही हैं हमारी बॉडी में। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रेस करता है कि अगर ये हमारी बॉडी में होगा तो इसका इन्वर्स इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहला इन्वर्स इम्पैक्ट तो ये है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रेलिन, टेस्टिस्टिकल, तो ये सारे क्या करते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं और हार्मोन का एक स्पेसिफिक काम होता है। तो अगर माइक्रोप्लास्टिक बॉडी में होगा, उसने लेट्स से अगर यहाँ पे इम्पैक्ट किया तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ये आर्टिकल पूरा इसी के ऊपर बात करता है कि रिप्रोडक्टिव आजकल इतनी ज़्यादा इनफर्टिलिटी हो चुकी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं माइक्रोप्लास्टिक बहुत बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी, डायबिटीज़ को और ज़्यादा से बीट कर देता है या फिर और ज़्यादा इसको बढ़ा देता है, ठीक है। और बहुत हाई मात्रा में होता है तो इससे, ये जब बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक्स के रेसिड्यू को या प्लास्टिक वेस्ट को डंप किया जाता है और वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जब कोई भी इस, बोलते हैं ना, अगर माइक्रोप्लास्टिक्स बॉडी में होगा तो ये कहीं ना कहीं एक हेल्थ इमरजेंसी सामने लेके आएगा। इकोनॉमिक्स छोड़ो भाई साहब, पहले आपके, बोलते हैं ना, बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वो तो होना चाहिए, इससे हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर ढंग से ये हार्मोन्स ही नहीं सिक्रीट करेगा, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका डोपामीन ही रिलीज होगा, यू वोंट फील गुड, आपको हमेशा टेंशन रहेगी, यू वुड फील लाइक यार बहुत ख़राब लग रहा है, ज़िंदगी बेकार है, ऐसा वैसा है। इट इज़ जस्ट केमिकल विच विल कीप ऑन प्लेइंग इन योर हेड, ये एक रीज़न होता है। अब इसके पीछे कहीं ना कहीं एक पॉलिसी गैप भी निकल के आता है
इंडिया के पास अभी भी कोई भी नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है जिससे मॉनिटर किया जा सके कि भाई साहब ये जो एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स होते हैं ये कितनी हैं बॉडी के अंदर। अभी भी हमारे पास कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है इस चीज़ की। अब अगर जो प्लास्टिक मैनेजमेंट की जो करंट पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स हैं, वो बहुत ही इनएडुकेट कहे जा रहे हैं कि वो अभी प्रॉपरली जो केमिकल लीचिंग सब्सटेंसेस होते हैं या फूड कंटेमिनेशन होते हैं उसके प्रपोर्शन में नहीं है हमारी पॉलिसी। क्योंकि वेस्ट कितना हो रहा है और उसका मैनेजमेंट, हम बोलते हैं ना 100 यूनिट वेस्ट हो रहा है तो मैनेजमेंट हम कर पा रहे हैं खाली कितना 20-30 यूनिट, तो बाकी जो 70-80 यूनिट बच रहा है वो कहाँ जाएगा? वो इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्लास्टिक ही धीरे धीरे हमारी बॉडी में बनेगा और बढ़ने के बाद ये जितने हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन पे इम्पैक्ट डालेगा। जब उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारी ओवरऑल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और ये इवेंचुअली हेल्थ इमरजेंसी और हेल्थ बर्डन इंडिया के जो है उस पर इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, आई होप आप मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में टॉपिक को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब देखते हैं ग्लोबल नेशनल रिस्पांस क्या है। जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक को एक बायोलॉजिकल एजेंट घोषित कर दिया है, लेकिन इंडिया अभी भी इस रेस में है। ठीक है, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, यूएस में कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। तो जो हमारे एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है, एडवोकेट्स मतलब जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं, साथ ही साथ जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं, ठीक है, जो हेल्थ राइट एक्टिविस्ट होते हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि वो पब्लिक अवेयरनेस इसको लेकर के बढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर स्टडीज़ होनी चाहिए और एक प्रॉपर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बननी चाहिए सारे के सारे स्टेक होल्डर को एक जहाँ पे लाके। कैसे? हेल्थ डिपार्टमेंट को एक जहाँ लेके आओ, जो वेस्ट डिपार्टमेंट जिसको सही कर रहा है उसे एक जहाँ लेके आओ, ठीक है, पब्लिक को लेके आओ, तो इन तीनों को एक साथ सामने बैठाओ कि भाई साहब हेल्थ का ये इम्पैक्ट है, आप वेस्ट जो कर रहे हो। वेस्ट वाला बताया हाँ मुझे ये दिक्कत हो रही क्योंकि लोग मेरी भागीदारी नहीं कर रहे हैं, लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग कूड़े में कूड़ा डालते हैं, पब्लिक कह रहे हैं कूड़े में कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान होना चाहिए, आप वही नहीं दे रहे हो तो हम कैसे? तो कहीं ना कहीं होता क्या है, इसने एक बार बोला 2 महीने बाद ये अपना दे रहे हैं, फिर 2 महीने बाद पब्लिक का तो छोड़ ही दें, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारे स्टेक होल्डर्स को एक जहां ला करके डिस्कशन होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़, एक्शन ओरिएंटेड काम बहुत जल्दी होने चाहिए इस चीज़ पे। ठीक है, आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया हो। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के ऊपर है, जिसमें सोशलिज्म और सेकुलरिज्म पे बात की गई है। ये आर्टिकल थोड़ा सा पॉलिटिकल एजेंडा पे बेस्ड है, लेकिन इसमें से की पॉइंट्स जो आप मेन शासन राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं वो कुछ अच्छे थे जिसको मैंने आपके लिए निकाल लिया है, बट फिर भी थोड़ा सा एक बैकड्रॉप आपको बता देता हूँ। रिसेंटली आरएसएस ने कहा है कि जो इमरजेंसी टाइम पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंदर सोशलिज्म सेकुलरिज्म की एड ऑन किया गया था, उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल वही डिस्कस करता है कि जो हमारा सोशलिस्ट या सेकुलर आइडियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन की कही गई है कि 42nd अमेंडमेंट में डाली गई है, तो ये ऐसा नहीं है, जो कि एक्चुअली सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ 42nd अमेंडमेंट से ही था इसके पहले। ठीक है, इसके पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था, एग्जिस्टेंस में आया था, तब से उसके डीप सोल में, स्पिरिट में एग्जिस्ट कर रहा है ये वैल्यूज़। ठीक है, पेपर में आते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। आपको फर्स्ट पेज में देखिए मैंने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया था इससे। ठीक है, तो बात उसी के ऊपर हो रही है कि ये चीज़ पहले से थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जाए, फंडामेंटल राइट्स की बात की, फंडामेंटल राइट्स में बात की जाए तो आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन जो रोकता है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सर्टेन वो फैक्टर्स बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसके हिसाब से, रिलीजन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, कास्ट बेसिस पे नहीं होना चाहिए, जेंडर बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो ऑलरेडी वहाँ पे हमारी डीप सोल में एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर क्योंकि फंडामेंटल राइट कब थे, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तभी थे ना, तो वहाँ पे प्रिंसिपल्स पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे। तो आप प्रियम्बल से हटा भी दोगे अगर ये 2 वर्ड तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। हमारी सोल में कॉन्स्टिट्यूशन के वो एकदम डीपली एनग्रेन्ड है, और जब डीपली एनग्रेन्ड है दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं, जिसे हम लोग कहते हैं स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो। ठीक है, और अगर फंडामेंटल राइट्स में और बात करें तो जो राइट टू बोलते हैं ना, रिलीजियस फ्रीडम की बात होती है आर्टिकल 25 से, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं यही चीज़ की स्पिरिट दिखती है। तो हम ओवरऑल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वैल्यूज़ किसी ना किसी फॉर्म में एनग्रेन्ड है। तो सोशलिज्म सेकुलरिज्म को वी कैन नॉट रिमूव, ये आर्टिकल कहने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो सोशलिस्ट या सेकुलर टर्म है, ठीक है, इस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या राय थी। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि भाई इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी ये एक
कोर आइडल्स होंगे किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और इसमें जो सेक्युलरिज्म है ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल बैकबोन होगा इंडियन रिपब्लिक का। अगेन स्पेसिफिक वर्ड नहीं डाले गए, लेकिन वो जो आपने क्वालिटीज़ बताई वो सारी की सारी क्वालिटीज़ फीचर्स इन्हीं सब के थे, ठीक है। आपको सेक्युलरिज्म वर्ड तो नहीं दिखा, लेकिन राइट टू फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो फीचर ही तो है सेक्युलरिज्म का कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये कहता है कि जो सेक्युलरिज्म है वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि रिलीजन का एब्सेंस है सेक्युलरिज्म। इट मीन्स कि हर एक धर्म के लिए इक्वल रिस्पेक्ट और किसी भी तरीके का भेदभाव ना होना है। ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल था इन सारे के सारे प्रिंसिपल को हाईलाइट करके कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का, ठीक है। और अगेन केशवानंद भारती केस में भी ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात डाली गई थी 1973 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई साहब जो सेक्युलरिज्म है, सोशलिज्म है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप हटा नहीं सकते हो। और कोर्ट ने कंसिस्टेंटली ये बात कही है कि ये सारे आइडल्स बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हैं इंडिया के, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या है इन सब चीज़ों का, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कहीं ना कहीं अभी भी अटेम्प्ट है इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ठीक है, उसको दोबारा रीफ्रेम करने का। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी सोल कह रही है, उसकी सोल से चीज़ों को चेंज करने का, उसके जो फीचर है उसके फीचर को कहीं ना कहीं चेंज करने की बात करेंटली हम देख रहे हैं, जो कि प्लूरलिज्म की बात करता है। प्लूरलिज्म को अंडरमाइन होंगी चीज़ें अगर कभी भी ये जो रीफ्रेमिंग हो रही है, अगर कहा जाए इसमें से हम चलो एक काम करते हैं, चलो कल को आज सोशलिस्ट और सेकुलर की बात हो रही है, कल को सोवरेन हटाने की बात होगी, तब क्या करेंगे, है ना। तो ये दिखाता है कि करंट सिचुएशन में जो प्लूरलिस्टिक आइडियाज़ हैं, जो बहुत मल्टी डायमेंशनल ग्रुप्स हैं, वो लोग एक मेजॉरिटी में आकर के चीज़ों को अपने तरीके से फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगेन ये उनका परसेप्शन है, जो माइनॉरिटी ग्रुप है, उनका अपना एक टेक होता है, बट यहाँ पे हमें किसी के टेक पे नहीं जाना। अगेन आई एम सेइंग, मैं सिर्फ एकदम आर्टिकल पे स्टिक होकर चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, उसमें से की पॉइंट्स निकाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपनी राय किसी भी साइड जाके कभी आंसर में मत लिखिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने किसी साइड जाके बोला कि नहीं नहीं हटाना चाहिए, नहीं नहीं रखना चाहिए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 2, और ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसके ऊपर बात करता है। इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया तमिलनाडु कहीं ना कहीं एज अ पायोनियर कहा गया है पब्लिक हेल्थ केयर में। उसके पास कहीं ना कहीं जो 10,000 इंस्टीट्यूशंस हैं हर एक लेवल पे तमिलनाडु में, इस वजह से तमिलनाडु कहा जाता है भाई साहब यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ठीक है। साथ ही साथ इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो ये प्रोग्राम्स बनाते हैं, ये बहुत ही टारगेटेड बनाते हैं। जैसे अगर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है तो किस तरीके से एकदम ग्राउंड लेवल पे मैटरनल बेनिफिट मिल सकता है, जितनी वुमेन प्रेग्नेंट हैं उस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज होती हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेज होती हैं, उनको टारगेटेड डिलीवरी उनकी की जाती है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या हो गई, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। इन्फेक्शियस में क्या हो गई, ट्यूबरकुलोसिस। ये सारी जो डिसीजेस कही जाती हैं, इनको लेकर के ये लोग बहुत ही टारगेटेड पॉलिसी बनाने में इनका नाम होता है। अगेन तो इनकी एक स्कीम है, ठीक है। स्कीम क्या है, मक्कलाई थेडी मारुथुवम, ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस अगर इस चीज़ को, बट अगर ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती है डोर स्टेप हेल्थ केयर को, किसको, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है उनकी स्क्रीनिंग करने में। मतलब अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर है, वो गांव में रहता है, तो वो गांव मतलब जा ही नहीं पाता अस्पताल तक, उसे लगता है भाई क्या ही जाएं, क्योंकि उनको ज़्यादा अवेयरनेस ही होती। लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा कि वो लोग डोर स्टेप, जो हेल्थ केयर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, ये घर घर जाएंगे, लोगों का टेस्ट करेंगे, बोले भैया आपको ये बीमारी है तो आप फर्दर प्लानिंग होगा, आपकी बीमारी है तो आपको इलाज ऐसे होगा, आपको दवा ऐसे मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही लैंडमार्क पॉलिसी है, जो कि एज अ एग्जाम्पल सेट करती है और स्टेट्स के लिए किस तरह से एक डोर स्टेप सर्विसेज हेल्थ केयर में प्रोवाइड की जा सकती है। इसमें फ्री मेडिसिन, रेगुलर 2 फॉलोअप विजिट, ये सब सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करती है, ये स्कीम के अंतर्गत में आता है, ठीक है। इसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एल्डरली केयर की, जैसे आपको कल मैंने पैलेटिव केयर की बात की थी, तो एल्डरली केयर के ऊपर भी कहीं ना कहीं तमिलनाडु फोकस कर रहा है। कल के आर्टिकल में पैलेटिव केयर की बात की थी, मतलब ऐसी केयर जब इंसान मरने वाला हो, उसको मेडिसिन की ज़रूरत ना हो, बट उसको साइकोलॉजिकल चीज़ों की ज़रूरत हो, उसे सुकून चाहिए हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं पैलेटिव केयर।
जिसमें मेडिसिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बातचीत की जाए, जिससे पेन कम हो और इंसान अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी को अच्छे से जी सके। तो ये सारी चीज़ों में फोकस किया गया है इस स्कीम के अंदर। लेकिन अभी भी ये तो एक इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया, लेकिन इसमें पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं। पहला तो ह्यूमन रिसोर्स गैप। अभी भी 2000 विलेज हेल्थ केयर नर्सेज और जो ऑक्सिलरी नर्सेज होती हैं उनकी पोस्ट अनफुलफिल्ड है, ठीक है। और ये चीज़ दिखाता है कि स्टाफ की कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है, ठीक है, जिससे इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अब अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस की, तो जो स्टेट है वो कंटिन्यूसली पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेगुलेशन में भी अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मैटरनल इंसेंटिव्स को लेकर भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कर रही है। लेकिन बोलते हैं ना, इतने सारे मॉडल्स होने के बावजूद भी, मॉडल्स ऐसा नहीं है सब गवर्नमेंट ही कर रही, गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई हैं, लेकिन इन सब के बाद कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट डिले है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैसे कार्डियोवैस्कुलर हार्ट सर्जन की कमी है वहाँ पे, ठीक है। कुछ स्पेशलिस्ट सर्जरीज जो होती हैं उनके उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा गवर्नेंस को तो पॉजिटिव साइड शो ही करता है, लेकिन साथ साथ जो ड्रॉबैक्स हैं, लूप होल्स हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये उसको भी शोकेस करता है। इसका वे फॉरवर्ड क्या है? एक सिस्टमैटिक रिक्रूटमेंट होना चाहिए, वर्क फोर्स की एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि कहाँ पे कितने लोग जाएंगे। रूरल अर्बन डॉक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से होना चाहिए कि भाई गांव में कितने डॉक्टर होंगे, शहरों में कितने डॉक्टर होंगे, ठीक है। लेकिन अब बहुत बड़ा टेक अवे इस पूरे आर्टिकल से, तमिलनाडु एक बहुत ही बड़ा मॉडल शोकेस करता है, एक लेसन देता है दूसरे स्टेट्स को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करके, बजटरी कमिटमेंट करके आप एक प्रॉपर हेल्थ केयर पॉलिसी बना सकते हो जिससे वल्नरेबल पॉपुलेशन को मदद मिलेगी, ठीक है। चलो, ये इस आर्टिकल से जो मेंस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए बना है, आप इसको पढ़िएगा, फिर आर्टिकल से कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। आप आते हैं लास्ट आर्टिकल पे। लास्ट आर्टिकल बात करता है एक केस, नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि भाई साहब स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट नहीं होगा या उनका यूज़ नहीं होगा। आप ऐसा कर सकते हो किसमें? एंटी नक्सल ऑपरेशंस में। तो पॉइंट थोड़ा सा बैकग्राउंड इसको समझ लेते हैं, होता क्या है। हुआ कुछ ऐसे, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब ऐसा है, हम एक स्पेशल पोस्ट बनाएंगे जिसे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स कहेंगे। इनका काम क्या होगा कि ये एंटी नक्सल ऑपरेशंस में जा करके भागी डालेंगे। मतलब ये सरकारी पोस्ट नहीं बनाई इन्होंने सिर्फ एक तरीके से होमगार्ड टाइप एक ऑक्सिलरी फोर्स बना दी है, ठीक। होमगार्ड के ऊपर सवाल भी 2023 में आया था, आपने देखा था, ठीक है। तो अब ये जो इन्होंने ऑक्सिलरी फोर्स बनाई है या होमगार्ड टाइप पोस्ट बनाई, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई साहब अगर ये प्रॉपर रेगुलेशन में नहीं होंगे तो इनकी वेजेस डिले होगी। जिस तरह से कल के आर्टिकल में बता रहा था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्यों ढंग से नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो फ्रंट लाइन गार्ड्स होते हैं उनकी वेजेस बहुत पेंडिंग है, ठीक है। और दूसरी चीज इनको लगी सुप्रीम कोर्ट को कि अगर इसका यूज आप एंटी नक्सल ऑपरेशंस में करोगे तो इससे कहीं ना कहीं जो लोकल कनेक्शन है, क्योंकि ये जो लोग उठाए जाने की बात हुई थी, ये लोग कहा गया ये उसी इलाके से होंगे जहां पे एंटी नक्सल ऑपरेशंस होगा, ठीक है। हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया था। पहला तो ये है अंडरपेड, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर एक कांस्टेबल है, उसकी सैलरी 30,000 रुपये, तो होमगार्ड को 10,000 रुपये मिलता है काम, लेकिन वो पूरा वही कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों का हाईलाइट करके रोक दिया था, ठीक है। और रोक के क्या कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 के अंतर्गत। लेकिन अब हुआ क्या, इसके रिस्पॉन्स में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अपना, बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ ने कहा ठीक है भाई साहब जो करना है कर लो, हम अपना काम करते हैं। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ ऑक्सिलरी आर्म फोर्सेस एक्ट को पास किया और पास करके इनका रिक्रूटमेंट कर दिया। तो जो पिटिशनर्स थे उन्होंने कहा भाई साहब ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट ने एक बार कह दिया कि ये नहीं होगा तो कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर दिया। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करता है कि भाई साहब अगर कोई नया लॉ पास हो रहा है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कहा जाएगा जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा से है, बहुत बड़ा टेक है जो आपको दिमाग में रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये सारी चीज़ें कही थी, ये आपको दिमाग में, नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने बात रखी कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन हो रहा है, मतलब बिना लॉ बनाए अगर कुछ हो रहा है तो वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ लॉ के द्वारा प्रॉपरली पास की है स्टेट लेजिस्लेचर में या फिर पार्लियामेंट में, तो कंटेंट ऑफ कोड नहीं होगा जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट ना करे,
तभी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, तभी वो नल एंड वॉइड के लिए जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है उस चीज़ को एडमिट करके उसे ख़त्म करेगी। ठीक है, मतलब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से बोला कि भाई साहब जो लेजिस्लेचर्स होते हैं उनके पास पावर होती है, उनके पास मेन पावर क्या है, लॉ बनाने की। अगर हमने लॉ बनाने पे उनको रोक दे दी, मतलब ये लेजिस्लेटिव इनका काम है लॉ बनाना, लॉ बनने से पहले ही मैंने कह दिया नहीं नहीं तुम ऐसा कर रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होगा इनके काम में, जो कि हम नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड दिखाती है किस चीज़ की, सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि हमें पता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल तीनों ब्रांचेस सेपरेट है। तो सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करता है और कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से इसको इंटरप्रेट करके सामने रखी चीज़ें कि कोई एक दूसरे की जो एरिया है डोमेन में ओवर स्टेप ना करे। ठीक है, ये इसका एक मेन पॉइंट था। अब देखते हैं इसका ब्रॉडर लीगल सिग्निफिकेंस क्या है। वर्डिक्ट ने अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, अगेन ये चीज़ कहीं ना कहीं हाईलाइट की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का डिसीजन जो है वो बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन हो रहा है। अगर जुडिशियल ब्रांच ने कह दिया है कि भाई साहब तुम्हें ये काम नहीं करना, तो सब लोग को लगेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं करना है। लेकिन अगर लेजिस्लेचर चाहे तो वो इसको लॉ बना करके इस चीज़ को करना चालू कर दे, और तब क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट बोलेगा कि तुमने मेरा कहा नहीं माना? आंसर इज नो। तब तक जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा तभी वो इंटरफेयर करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करती है कि भाई साहब आप लॉ बनाओ उसके बाद आप काम करो, तभी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का मेन काम है कहीं ना कहीं देखेगा लॉ सही है या गलत है। कभी भी आपके इंडिविजुअल फ्रीडम पे आके वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा कि नहीं तुम काम करो हम तुम्हारे काम में ही कंटेम्प्ट डालेंगे। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है जुडिशियल रेस्ट्रेंट को, कि हम रेसिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप सिर्फ और सिर्फ जो मन में आया करो और कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम नेग्लेक्ट कर दो, ये चीज़ें कभी नहीं होंगी। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, एक बार आप पढ़िए, मॉडल आंसर आप डाउनलोड कर सकते हैं। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज और एक आइडिया लगा होगा किस तरीके से आपको समझना है। थैंक यू सो मच।